अंदर मोदी जो है वो चुलबुल पांडे बनने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन खलनायक के तौर पे जो है वो सामने आया। फैसल चौहान को फौरी जो है रिजाइन भी नहीं, इसको सैक करना चाहिए। हम किसी प्रेशर में ये नहीं कर रहे, और सबसे बढ़कर ये कि अक्रॉस द बोर्ड अब पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान को किसी लेवल पर किसी भी कैपेसिटी में कोई मिसयूज नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। हिंदुस्तान में सुषमा जी से पूछा जा रहा है, अगर यही करारदादें आनी थी तो बीबी आप अबू धाबी में लेने क्या गई थी? Pakistan is our neighbor. We can choose our friends. We cannot choose our neighbors. We have to live with Pakistan, and therefore you have to de-escalate tension with Pakistan. We are both nuclear powers. Don't forget, Pakistan is a nuclear power. We are a nuclear power. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा हारिस और इख्तिलाफ राय में आपको कहते हैं खुशामदीद। आज की सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो ये कि मुतनाज़ बयानात का अहद हो गया है तमाम। फयाजुल हसन चौहान को कहा गया कि अपनी वजारत से दे दें इस्तीफ़ा, और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब नए वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी के वज़ीर इत्तलात का हल्फ उठाने की जो इत्तलात हैं वो मौजूद हैं। ज़रा गौर करें, कुछ माजी में जाएं तो फयाजुल हसन चौहान पहले ही अपनी बयानात की वजह से काफ़ी मशहूर रहे, चाहे वो बयान हो कश्मीरियों के खिलाफ, अदाकारों के खिलाफ, या फिर सहाफ़ियों से बदतमीज़ी के वाक़यात। वो पहले मुआफ़ियाँ भी मांगते रहे हैं और अपनी वजाहतें भी देते रहे हैं। और कल जो उन्होंने हिंदू अक़लियती बरादरी के लिए जो बयानात दिए, जो गैर अखलाकी बयानात कहा जा रहा है, उस पर भी उन्होंने वजाहतें दी और मुआफ़ी भी मांगी। लेकिन इस बार ना वजाहतें काम आई, ना ही मुआफ़ी काम आई, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर सख्त बरहमी इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि अक़लियतों के खिलाफ ऐसे बयान जो है बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इस हवाले से फट पड़े। यहाँ तक कि नईमुल हक साहब ये कहते हैं कि ऐसा जो बयान है वो नाकाबिल बर्दाश्त है और ये पागलपन की इंतहा है। शीरी मज़ारी ने भी इस पर भरपूर मजम्मत की, और रमेश कुमार साहब ने ये मुतालबा किया था कि उन्हें अपनी वजारत से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें हटा देना चाहिए, उन्हें सैक कर देना चाहिए था। अब वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर वज़ीर आला पंजाब ने ये कन्वे किया फयाजुल हसन चौहान साहब को, जो कि इससे पहले तरदीद भी करते रहे कि उनसे कोई इस्तीफ़ा नहीं मांगा जा रहा, लेकिन अब उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वज़रा ऐसे बयानात देते ही क्यों हैं, अगर उन्हें इसकी वजाहत देना पड़े या फिर माफ़ी मांगना पड़े। बात कर ले फैसल वाडा की, तो कौमी असम्बली में भी उनके उस बयान की गूंज रही जो कि उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान दिया, और उनसे मुतालबा किया जाता रहा कि वो ऐवान में आकर माफ़ी मांगे। मुस्लिम लीग नून और JUI ने सख्त मजम्मत की, जबकि पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से कुछ नरम रवैया रखा, जिसके बायस करारदाद मजम्मत नहीं आ सकी। लेकिन इमरान खान साहब के इस फैसले को काफ़ी सराहा जा रहा है सोशल मीडिया पर भी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी, क्योंकि आज पंजाब असम्बली में भी मुस्लिम लीग नून ने यह करारदाद फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ जो है वो जमा करवाई थी। दूसरी अहम खबर वो ये है कि आज एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक CPAC के मंसूबों से 29 बिलियन रुपए निकालकर पार्लियामेंटेरियंस के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं, और PM सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीवमेंट फंड के नाम से जो फंड कायम किया गया था नून लीग के दौर में, इसमें 32 मिलियन नून लीग के दौर में खर्च किए गए, और उन पर काफ़ी तनकीद भी इस हवाले से की जाती रही कि टैक्स पेयर का जो पैसा है वो अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखने के लिए और पॉलिटिकल एजेंडे को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट थे, जो वर्कर्स थे, उनकी जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे थे कि उन्हें फंड्स नहीं दिए जाते, इसलिए उनका वोटर जो है वो मायूस हो रहा है। और उस वादे को भी याद रखना चाहिए जो कि इमरान खान साहब करते रहे हैं कि टैक्स पेयर का जो पैसा है वो कतन पॉलिटिकल एजेंडास के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इस अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 24 बिलियन निकाल कर इसमें मुंतकिल किए गए, और अब ये फंड 29 बिलियन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत का पहला साल है उसके लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। और ये भी याद रहे कि नईमुल हक साहब जो हैं वो स्टीयरिंग कमेटी के स्पेशल असिस्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस कमेटी को देख रहे हैं कि किस किस पार्लियामेंटेरियन को कितने पैसे जो हैं किस फंड के तहत एलोकेट होने हैं। इस पर भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि CPAC मनसूबा ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाक चाइना ताल्लुकात के लिए कितना अहम तरीन मनसूबा है। दूसरी अहम खबर ये कि मोदी जो है वो दुनिया भर में बदनाम तो हो ही रहा है, लेकिन भारत के अंदर से भी जो
आवाज़ें उसके लिए उठ रही हैं वो अच्छी नहीं उठ रही, और वो ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार खित्ते को जंग की तरफ धकेल रही है। कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात कर ले। ISPR की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल को बताते हुए ये बताया गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है, और साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी ने भारतीय बहरिया की आबदोज का पाकिस्तानी साहिल के जनूब में पता लगाया और नेवी ने आबदोज को वापस जाने पर मजबूर किया। और ISPR की जानिब से यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान नेवी पूरी तरह से अलर्ट है। एक और खबर जो सामने आ रही है कि कायम मुकाम भारतीय हाई कमिश्नर को आज दफ्तर खारजा तलब किया गया था और करतारपुर राहदारी के मामले पर मुसव्वदे पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वक्त बताया जा रहा है कि 14 मार्च को जाएगा और उसके बाद भारतीय वक्त 28 मार्च को पाकिस्तान आएगा। अगर करतारपुर राहदारी के सिलसिले में ये वक्त आता है और जाता है तो सूरत हाल शायद हफ्ते के अंदर कुछ बेहतर दोनों ममालिक के दरमियान हो सकती है। एक और अहम खबर की कालामी तंजीमों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन हुआ और 44 अफराद को जेर हिरासत लिया गया। इनमें से कुछ अफराद वो भी थे जिनका भारतीय डोजियर में नाम भी शामिल था। और वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी के दबाव के ऊपर यह कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि नेशनल एक्शन प्लान पर अब मुकम्मल तरीके से अमल दरामद किया जा रहा है। इसका तासुर किया जाएगा और कितना अच्छा ये स्टेप रहेगा आगे आइंदा वाले दिनों पे, इस पर भी हम बात करेंगे। और मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से हुकूमत जो है उनकी तरफ से कोई इत्मीनान बख्श कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। मरियम नवाज ने आज इस पर सवाल उठाए हैं क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि एंजाइना का हमला मियां नवाज शरीफ साहब पर हुआ है। इन तमाम तर मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करा दूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारूक हबीब साहब, परविशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और दानियाल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद होंगे और साजिद अहमद साहब MQM से हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम का आगाज करेंगे, इनसे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो अक़लियतों के लिए नामुनासिब अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किया और इससे पहले भी कई मुतनाज़िब बयानात देने वाले फ़याज़ुल हसन चौहान जो है अपनी वजारत से अब इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उनकी जगह अब कोई और वजीर जो है वो हमारे सामने आने वाला है। पलविशा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, काफ़ी मजम्मत की गई उनके बयान को लेकर, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले वो बयानात देती भी रहे, मुआफ़िया भी मांगते रहे और वजाहतें भी देते रहे। जी पलविशा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? पलविशा से हम बात करेंगे। दानियाल, आप क्या कहेंगे इस पर? काफी मजम्मत की गई, नून लीग ने करारदाद भी जमा कराई, लेकिन एक अच्छा स्टेप इनिशिएट किया गया इमरान खान साहब की जानिब से और उन्होंने मैसेज दिया बड़े क्लियर अल्फाज में कि ऐसी हरकतें जो हैं वो टॉलरेट नहीं होंगी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज भी इनके लिए हुकूमत चलाना और मुल्क चलाना एक प्रैक्टिस मैच की तरह है कि रोज़ उनके वज़रा, इनके मेंबर पार्लियामेंट, इनके डिफरेंट हेड्स कभी कोई ऐसी एमेचर स्टेटमेंट्स देते हैं, कभी वो आपस में लड़ाई करते हैं, कभी वो इदारों को टारगेट करते हैं, चाहे वो PTV हो चाहे कोई और हो। और इसके सिलसिले में आप क्या देखती हैं कि रोज़ उनको अपने वज़रा उठाने पड़ते हैं, उनसे रेजिग्नेशन मांगना पड़ता है, वो चाहे अलीम खान हो, वो बाबर रवान साहब हो, वो चौहान साहब हो या कोई और हो। लेकिन इन तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए क्या कहते हैं, इसके बाद इनका बयानिया ये होता है कि देखें कितना अच्छे हैं इमरान खान, कितने साफ पसंद हैं इमरान खान, कि उनकी मोरालिटी और प्रिंसिपल्स कितने हाई हैं कि उन्होंने रेजिग्नेशन मांग लिया। देखिए, आपको PTI में आज सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो इनके लोगों की कॉम्पिटेंस का है कि इनकॉम्पिटेंट पीपल प्लेस्ड एट वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस, और वो इनकॉम्पिटेंस आपको 6 महीने में, इट इज अनप्रेसिडेंटेड कि इतने वज़रा 6 महीने में रिजाइन उनको निकाला गया है। इनके ओपनिंग बैट्समैन जो आउट हुए हैं वो सिर्फ इनकॉम्पिटेंस की वजह से, और बार बार इतने वज़रा इनके ऐसी बेहुदा स्टेटमेंट्स, आई एम वेरी सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन बुरी स्टेटमेंट्स, गलत बातें, झूठ, वो चाहे सानिया किसी तरह का भी सानिया हो, उसके ऊपर स्टेटमेंट्स देना, वो उनके लॉ से लेकर इनके फाइनेंस से लेकर इनके अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये तमाम लोग, आप लोगों ने ऐसे लोग इन लोगों ने प्लेस किए हैं जो इनकॉम्पिटेंट हैं। और जब तक आप देखेंगे आने वाले टाइम पे इनको स्लोली एंड ग्रेजुअली, चाहे इनके दूसरे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स हों या इनके और वज़रा हों, इन लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा PTI के स्टॉलवर्ड्स या PTI के पुराने लोगों के साथ जो कॉम्पिटेंट हैं, पढ़े लिखे हैं और जो चीज़ों को समझते भी हैं और पार्टी का मैनिफेस्टो आगे लेके चलाना जानते हैं और चाहते भी हैं। ठीक है, फारूक हबीब साहब, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने तो इस्तीफा दे दिया, फैसल वाडा ने जो बयान दिया उस पर भी काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं, यहाँ तक कि कौमी असम्बली में मुतालबा किया गया कि वो आएँ और इस पर भी मुआफ़ी मांगे और वजाहत दें। शाह महमूद कुरैशी ने काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन लग ऐसे रहा है कि अपोजिशन इस पर भी नाराज़ है।
देखिए, मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि जहाँ तक रही फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के हवाले से बात, यकीनन उन्होंने जो बयान दिया हमारी हिंदू कम्युनिटी के हवाले से, वो एक मज़हब है और हम तमाम मज़ाहिब का जो है वो एहतराम करते हैं, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो हिंदुओं की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। नेशनल असम्बली के मेंबर्स भी हैं, इवन सिंध असम्बली के अंदर भी मेंबर्स हैं, जो कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है। और इसी वजह से जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसका नोटिस लिया, वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया, और उन्होंने गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट के ऊपर रिज़ाइन लिया। देखें, मामला ये है कि हम इन तमाम इश्यूज़ के मुतल्लिक जो हैं वो सेंसिटिव हैं। हम किसी को गैर जिम्मेदार बात करने के ऊपर जो है वो इजाज़त नहीं देते जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। माजी के अंदर भी मैं इशारा करता चलूँ, देखें इस किस्म के बयानात आते रहे। आपने फैसल वाडा की बात की, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, यकीनन वो पार्लियामान के अंदर आएंगे, अपनी बात भी आके सामने रखेंगे कि उन्होंने ऐसी बात जो है वो क्यों की, आया वो स्लिप ऑफ टंग थी, उन्होंने बेहतियाती के अंदर ये बात की, या क्या वजूहत थी, उसका वो खुद आके वहां पर अपना इजहार करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप माजी के अंदर भी स्टेटमेंट्स उठाएं कि राना सनाउल्लाह ने ये कहा था कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना हाई से बड़ा सवाब है, मैं उनसे उस तरफ जाना नहीं चाहता था, इन्होंने बात की है तो मुझे जाना पड़ रहा है। हाफिज शेर अली ने महरक के हवाले से ट्वीट्स कर दी थी पकड़ के, और इसी तरीके से जो है वो इनके कभी वुज़रा ख़वातीन को ट्रैक्टर ट्राली कहते थे, इस किस्म के नाजेबा ज़ूमानी गुफ्तगू रोज़मर्रा का मामूल थी। लेकिन किसी से इस्तीफ़ा नहीं लिया गया, किसी की सरजनिश नहीं की गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने एक रवायत कायम की है, जमहूरियत का हिस्सा है, और अगर आप अपनी जिम्मेदारी के साथ जो है उसको पूरा नहीं कर रहे अच्छे अंदाज से और लोगों की दिलादारी कर रहे हैं, तो हमने एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए एक मिसाल कायम की है और सीखना चाहिए। इससे मैं समझता हूँ कि किसी इस्तीफा देने से या इस्तीफा लेने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। ये जो गैर मोहतात बयानात का सिलसिला है सर, अभी तो 6 से 7 माह हुए हैं गवर्नमेंट को, लेकिन बहुत सारे वुज़रा हैं उनके ऐसे गैर मोहतात बयानात। फ़याज़ुल हसन चौहान पहले नंबर पर, उसके बाद आप फैसल वाडा, इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब का बयान मोदी को लेकर। आपको नहीं लगता थोड़ा रिजर्व होना चाहिए ऐसे बयानात देकर, क्योंकि वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, अवाम की नुमाइंदगी के लिए वहां पर मौजूद हैं, वो अपनी जबान से जो भी कहेंगे वो अवाम उसका डायरेक्ट जो है वो इंप्रेशन लेगी। दिकरा देखें, बात यह है कि जब हम टीवी के ऊपर बैठते हैं या लोग हमें सुनते हैं, मैं किसी की इन पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जनरली बात कर रहा हूँ, तो लोग हमें देख रहे होते हैं, लोग हमें सुनते हैं, हमारी बात पर जो है वो अमल करते हैं। कोई भी हो, हमें संजीदा गुफ्तगू करनी चाहिए और जिम्मेदाराना गुफ्तगू करनी चाहिए, और इसी वजह से कहते हैं कि थिंक बिफोर यू स्पीक, आप पहले बात को तोलें फिर बोलें, मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए। खास करके कुछ ऐसे मैटर्स जो कि बिल्कुल सेंसिटिव हों, जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि गौर फिक्र करने की जरूरत हो, उनके ऊपर नपी तुली जो है वो बात करनी चाहिए। और ये तो सबके लिए मैं समझता हूँ कि एक जनरलाइज फार्मूला है, जो भी इससे तजावुज करता है उसको सुबकी का सामना होता है, और हमने बर वक्त जो है उसके ऊपर एक्शन भी लिया है और एक मिसाल कायम की है। यकीनन मैं समझता हूँ ये सबके लिए एक मैसेज है। बिल्कुल, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ये फैसला किया, इस पर भी हर तरफ से जो है वो तायद आ रही है, इसे सराहा जा रहा है कि ऐसा फैसला पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। पलवेशा भी हमारे साथ मौजूद होंगी और एमकेएम का भी मौक़िफ़ जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ये जो इनके मिनिस्टर थे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, इनके हाथ से तो किसी की ना ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज थी, ना आर्टिस्ट की इज़्ज़त महफूज थी, ना माइनॉरिटीज़ की। मतलब इनके मुंह में जो आता था ये बोल देते थे, और एक दफ़ा नहीं 12 दफ़ा। लिहाजा अब ये तो एक हुकूमत के लिए सेंट्रल पोजीशन होती हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, और वो भी पंजाब जैसे बड़े सूबे का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अगर ऐसी बात करता है, और मिनॉरिटीज़ के लिए जो इस वक्त 5.6 मिलियन हिंदूज़ हैं इस मुल्क में, और आप इस किस्म की एक तरफ बात करते हैं और दूसरी तरफ आप नेशनल एक्शन प्लान और हम भारत को जो है वो इसी बात पर तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो जाहिर है ये तो नहीं चल सकता था। लिहाजा ये एक अच्छा फैसला है, जिसने भी किया है, जिस लिए भी किया है, इस फैसले को होना चाहिए था बहुत पहले। और अब देखना यह है कि इनके सेंट्रल लेवल पर जो लोग इस किस्म की बात करते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है। मगर जहाँ तक इनका जाना इन साहब का वो खुश आइंद है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादती की। मैं पर्सनली समझती हूँ इन्होंने जो हमारी स्टेज आर्टिस्ट है नरगिस साहिबा, उनके लिए जो इन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, वो मुझे इतना अफसोस हुआ सुनकर कि मतलब वो जो भी हैं, आप कौन हैं कि आप लोगों के लिए राइट और रॉन्ग के मॉरल स्टैंडर्ड सेट करते हैं।
और आप फिर ख़वातीन के बारे में इस किस्म की गंदी ज़बान आके आप मीडिया के सामने बोलते हैं और आप उस पर दाद वसूल करते हैं और आप उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। लिहाजा जिसका भी फैसला है इनको हटाने का बहुत अच्छा फैसला है और इस किस्म के जितने और लोग हैं इनकी जो बाकियात हैं उनको भी जाना चाहिए। ठीक है साजिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिंध में हिंदू बरादरी जो है वहां पर मौजूद है, उनकी काफी रिप्रेजेंटेशन है, कौमी धारे में वो हमेशा से शामिल भी रहे हैं, सेंटिमेंट्स काफी हर्ट हुए थे स्टेटमेंट के बाद उनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। देखें जो स्टेटमेंट पीटीआई के तर्जुमान, पंजाब के तर्जुमान चौहान साहब ने दिया है, मेरे ख्याल में वो काबिल मजम्मत है। वो इसलिए कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसमें पाकिस्तान विन विन पोजीशन के अंदर है। अच्छा, होना ही चाहिए कि हमें टारगेट मोदी साहब को बनाना चाहिए ताकि जो आने वाले इलेक्शन के अंदर वो विन ना कर सके, क्योंकि मोदी का वापस इलेक्शन में जीत कर आना ये सबके लिए ख़तरा है, पाकिस्तान के लिए ख़तरा है और भारत के लिए ज़्यादा ख़तरा है। अच्छा, जब पार्टियों के अंदर क्राइटेरिया किसी को भी प्रमोट करने का, प्रमोशन करने का ये हो कि जो जितनी ज़्यादा चर्म ज़बानी करे, जितने ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, जितने ज़्यादा बहुतान किसी के ऊपर लगाए, उसको आप फ़ौरन प्रमोट कर दें, नहीं, बल्कि होना ही चाहिए कि जो जितनी सेंसिबल बात करे, जो जितनी सीरियस, अच्छा मौक़िफ़, अच्छे अंदाज में पार्टी का मौक़िफ़, सूबे का मौक़िफ़, मुल्क का मौक़िफ़ आगे रखे, उसको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि अभी गुज़श्ता दिनों मैंने देखा कि फैसल वाडा साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि अल्लाह मियाँ के बाद इमरान खान है। मतलब कोई हद होती है, कोई तरीका तो कोई सलीका होता है। अच्छा, बहुत अच्छा स्टैंड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि फैज़ल हसन चौहान साहब से इस्तीफा ले लिया। देखिए, जो पाकिस्तान के मीडिया ने भी रोल प्ले किया है, इसमें पाकिस्तान के मीडिया ने जो किरदार अदा किया है भारत के हवाले से, पाकिस्तान में रहते हुए जो डिबेट हुई, बिल्कुल, लेकिन उनकी तरफ से तो ये यहाँ पर लोग आकर अपना स्टेटमेंट उन्होंने दिया, बहुत ही मुहतात रवैये से मीडिया चला है और इसकी तो तारीफ की भी है। अच्छा साथ साथ मैं आपकी जानिब वापस आऊंगी। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को भी हरा दिया, समझे। तो इस वक्त क्योंकि हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते। ठीक है साथ साथ एक और अहम खबर है, मैं चाहूंगी कि उसकी जानिब भी मैं आऊं। ठीक है साथ साथ मुझे मौका दीजिएगा, मैं चाहूंगी कि उसकी जानिब भी आऊं। सीपैक के मंसूबे के हवाले से आज एक अखबारी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है 24 बिलियन उसके प्रोजेक्ट से निकालकर पार्लियामेंटेरियंस के लिए जो फंड मुख्तस किया गया है, जिसे इस्तेमाल किया जाता है, और उसको कहा यह गया है कि पीएम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट फंड है, नून लीग के दौर में ये बना था, ये पैसे वहां पर दे दिए गए हैं। फरूक हबीब साहब, अगर ऐसा हुआ है तो सीपैक के हवाले से पहले भी पीटीआई की हुकूमत पर सवाल उठते रहे हैं कि शायद वो खतरा समझ रहे हैं, सीपैक को संजीदा नहीं है। ये फंड्स निकालने का जो मामला है, जो आज एक अखबारी रिपोर्ट भी आई, कितना दुरुस्त है सर? देखिए, मैं नहीं समझता जो सीपैक है ये हमारा बड़ा एक अहम मंसूबा है और इसकी कंटिन्यूटी के ऊपर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, बल्कि ये और बड़ी तेज़ी से ज़ोर शोर से जो है वो आगे बढ़ रहा है और इसी का हिस्सा है जो कि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, उनके लिए भी जो है वो सूबाई हुकूमतें जहाँ जहाँ पर ये स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कायम होने हैं सीपैक के तहत, उसके लिए फंड्स मुख्तस कर रही हैं। जिस तरह मेरे इल्म में है कि फैसलाबाद के अंदर एक स्पेशल इकनॉमिक जोन बनना है, उसके लिए ज़मीन एक्वायर करने के लिए भी जो है वो 7 अरब रुपया पंजाब हुकूमत ने सिर्फ फैसलाबाद के लिए मुख्तस किया है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मामला है, चाइना के साथ हमारी एक पार्टनरशिप भी है इस मामले में, और फिर मैं ये कहूँगा कि ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हमें बड़ी संजीदगी से जो है वो गुफ्तगू करनी चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक 24 बिलियन ट्रांसफर कर दिए गए। गुजारिश सुन लें, देखिए गुजारिश सुन लें, जो सीपैक है ये इसकी अहमियत में ना कमी आएगी, ना इसके काम में जो इसके ऊपर हो रहा है उससे मुतल्लिका फंड्स को किसी जगह पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मैं कुछ कहना चाहूंगा, ये तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी डेडिकेटेड और मुख्तस फंड्स हैं जो कि सीपैक की डेवलपमेंट के हवाले से जो है खर्च होने हैं। जहां तक रही बात सीपैक, आपके इल्म में है कि ये हमारे दुश्मन को भी खटकता है और खास तौर के ऊपर जो है वो मोदी का बहुत बड़ा कंसर्न है सीपैक। इसी तरह जो हमारे दीगर ममालिक हैं उनको पाकिस्तान की और चाइना से बढ़ती हुई जो कुर्बतें हैं वो दुखती हैं। तो मैं समझता हूँ कि सीपैक हर हाल में मुकम्मल भी होगा और मौजूदा हुकूमत की अगली तरजीहात के अंदर सीपैक मंसूबे की तकमील है। आप इस रिपोर्ट को डिनाई कर रहे हैं कि ऐसे कोई फंड्स मुंतकिल नहीं किए गए? जी बिल्कुल देखें, आउटराइटली जो है वो मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ। और जो फंड्स हैं आपके पास देखें, दीगर इतने शोबे हैं जिन शोबों के ऊपर आपके पास PSDP भी मौजूद है, दीगर डेवलपमेंटल फंड्स भी मौजूद हैं,
उनके ऊपर काम हो रहा है। सीपैक से क्यों फंड्स लेंगे? मैं करना चाहूंगा जी साथ साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ कि आप एक ऑरेंज गुजारिश सुन लेना, आप एक ऑरेंज ट्रेन लाइन बनाने के लिए पंजाब सारे का बजट जो है वो सिर्फ एक और ऑरेंज ट्रेन लाइन को मुकम्मल करने के ऊपर लगा दें, बाकी जगहों के ऊपर जो है वो फंड्स न लग सकें। हम तो देखें 1 करोड़ खानदान के लिए इंसाफ कार्ड भी लेकर आ गए हैं, 7,20,000 रुपए की इंश्योरेंस उनको मिल रही है। ठीक है, मतलब आपके ख्याल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक ये फंड्स मुख्तस किए गए हैं। वैसे दानियाल, वैसे नून लीग के दौर में 32 मिलियन थे, अब 29 बिलियन है। मैं अगर इसको कंटिन्यू करूं, मेरे भाई हैं लेकिन शायद इनको मालूम नहीं है कि 24 बिलियन जो था ग्रांट वो ऑर्डर नंबर 137 जो जिसके रिलेटेड टू सीपैक था, और जो कैबिनेट डिवीजन के 24 बिलियन कैबिनेट डिवीजन को भेज दिया गया है ग्रांट नंबर 108 के तहत जो उसका नंबर है, और वो अब एलोकेट हो गया है इनके उसके लिए कैबिनेट डिवीजन के लिए कि आगे वो फंड्स एमपीएज और एमएनएस को दें, लेकिन उसमें मेजॉरिटी इसको उन्हें राउट। अब इन्होंने किया क्या है, एक असल में इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, उसमें उन्होंने कहा था कि लोकल बॉडीज के लोगों को आप पैसे दें और वो जाके इंप्लीमेंटेशन करें और पैसा लगाएं। अब ये डरते हैं क्योंकि इनकी ना लोकल बॉडीज है ना इनकी पंजाब में हुकूमत है, तो इन्होंने ये पैसा सारा राउट करने के लिए गवर्नर के थ्रू, नॉन इलेक्टेड लोगों के थ्रू उन्होंने पैसा करना, वरना उनको एसडीजीज के थ्रू जाना पड़ता था। जिस तरीके से हम जाते थे, जब एसडीजीज के थ्रू जाते थे तो अब तमाम एमपीएज एमएनएस जो उनकी कमेटी में आते थे, इनके मंसूबे, उन मंसूबों को पैसे जाते थे। अब इन्होंने क्या किया कि ये अपनी बातों से खुद बार बार कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अपनी बातों से खुद पहले बोलते थे कि हम फंड्स नहीं देंगे, फिर बोलते थे हमने फंड्स देने नहीं है, फिर जब आप दे रहे तो इस तरीके से दे रहे हैं कि आप सीपैक को पूरा सबोटाज करके उसका पैसा उठा के, मैं आज इनको नंबर बता रहा हूं कि इनको तो कल हाई कोर्ट में जाना चाहिए, इनकी तरफ से कल एक रिट की होनी चाहिए कि जो इन्होंने नंबर दिया है ट्राइब्यून ने 137 नंबर दिया है, दूसरा कैबिनेट डिवीजन का 108 नंबर इनको बता रहे हैं, ये तो दोनों गलत दिए हैं। लेकिन इमरान खान साहब का वादा था कि टैक्स पेयर का पैसा जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, साजिद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे सवाल से। खाली टैक्स पेयर के, अगर खाली देखिए बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है टैक्स पेयर के पैसे नहीं कि इमरान खान साहब के अपने गलत है। ठीक है दानियाल, साजिद साहब का मौका मुझे ब्रेक पे भी जाना है, आगे फंड नहीं मिलने चाहिए, आगे देगा नॉन इलेक्टेड लोगों को, करप्शन का जरिया होता है। अच्छा, उन्होंने इसी को बेस बनाकर मुस्लिम लीग नून पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन किया था कि मुस्लिम लीग नून अपने एमएनएज एमपीएस को फंड देती है जिससे करप्शन होती है। अच्छा, होना ही चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंदर आइन का आर्टिकल 140A जो कि एम्पावर करता है बल्दियाती नुमाइंदों को, उनको एम्पावर किया जाए, उनको फंडिंग की जाए, सिटीज़ को उनको फंडिंग दी जाए, उनके आगे मेगा प्रोजेक्ट रखे जाए, उन पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अगर आप एमएनएज एमपीएस को, इसका मतलब ये कि इमरान खान साहब अपनी उन बातों से मुकर रहे हैं, वापस हो रहे हैं, बैक हो रहे हैं जो उन्होंने पहले कही थी, क्योंकि उनके अरकान पार्लियामेंट एतराज उठा रहे हैं, ऐसी खबरें आती भी रही हैं। देते हैं, इससे करप्शन होता है, इससे लूटमार होती है, और ये रॉन्ग है, ये गलत है। ठीक है, मेरे ख्याल में होने चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती सिस्टम को स्टेबल करें, उसको पावरलेस ना करें, क्योंकि वो सही मानों में नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक, स्टेट लेवल तक डिलीवर करने वाला वाहिद जरिया पाकिस्तान के पास वो है। और क्योंकि पाकिस्तान, मुझे अच्छी तरह याद है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी थी, वैसे इमरान खान साहब तो कहते रहे हैं कि वो टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, फारूक हबीब साहब कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, वो डिनाई कर रहे हैं। पलविशा इस हवाले से क्या कहती है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उनसे जानेंगे। वेलकम बैक। आज की अहम डेवलपमेंट ये भी थी कि कालादीन तंजीम के खिलाफ जो ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें 44 अफराद जो हैं वो जेर हिरासत हैं। उनमें से कुछ अफराद ऐसे भी हैं जिनका नाम उस भारतीय डोजन में मौजूद है जो कि भारत की जानिब से दिया गया, और वजारत दाखिला ने जमात दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पलविशा, नेशनल एक्शन प्लान का ये तमाम तर इकदाम हिस्सा थे, लेकिन हमारे वजीर ममलिकत ये कहते हैं कि ये ना समझा जाए कि किसी दबाव में आकर कर रहे हैं। ये कहना तो गलत नहीं होगा कि देर आए दुरुस्त आए, अच्छा फैसला किया गया, लेकिन इस पर अमल पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमल तो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये कहना कि इस वक्त तो यही तासुर आएगा कि हम दबाव में, और शायद इसमें कुछ सच्चाई भी हो कि जो इंटरनेशनल पोजीशन इस वक्त है उसमें सिवाय तुर्की के हमारा साथ किसी ने इस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि अब इस वक्त भी ये नेशनल एक्शन प्लान पर अगर अमल हो जाए और ये तंजीमें जो हैं ये इनको आप कलअदम कर दें, तो भी भारत का इस वक्त क्या रवैया है?
भारत इसके बावजूद आप पे मजीद प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, आपको मजीद आइसोलेशन में ले जाने की कोशिश करेगा। लिहाजा वहां से अगर हम कोई खैर की उम्मीद रख रहे हैं या वहां से हम कॉन्स्टेंटली जो हम कह रहे हैं हम डीएस्केलेशन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि हमने अमन की बहुत बात कर ली। हमने आज भी जो नेवी ने उस सबमरीन को जाने दिया वो उन्होंने कहा कि हम डीएस्केलेशन चाहते हैं। अब इससे ज़्यादा और कोई आप ऐसा प्रैक्टिकल मुजाहरा कर नहीं सकते। लिहाजा इस वक्त गो के हालात ये हैं। अब देखिए ना, अब इस वक्त सीपैक के फंड्स अगर तो देखें फरूख हबीब साहब इसको डिनाई कर रहे हैं, चलें इनकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये डिनाइल फिर अब इसके बाद हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी आना चाहिए। इन हालात में चीन वो वाहिद हमारा दोस्त है जो हमारे खिलाफ किसी भी करारदाद को वीटो कर सकता है। लेकिन ये सीपैक जो है ये कोई एक हुकूमत की तो मतलब ये ना सोच है ना उस पर एक हुकूमत की मेहनत है। ये सदर जरदारी साहब ने 2013 में इन्विजन किया, उसके बाद मियाँ साहब की हुकूमत में इस पे काम है। मुझे तो ये अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में जब मियाँ साहब की हुकूमत में चंद सूबों की तरफ से कुछ लोगों ने इस पर एतराज़ात किए तो उनको मतलब ये हमारा ये परसेप्शन था कि हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है सीपैक। और इन हालात में जब ईरान भी हमसे कुछ नाला है और वहाँ जो है चाबहार में भारत एक इसके मुकाबले के पोर्ट तैयार करे और अरबों की इन्वेस्टमेंट की डॉलर्स की हो चुकी है, तो इस वक्त चीन का और इस सीपैक के फंड्स डाइवर्ट होना छोटी बात नहीं है। फिर इनके एक और वजीर हैं जो इसी किस्म की बातों के लिए मशहूर है, मुराद सईद साहब, उन्होंने सखर मुल्तान मोटरवे पर ऐसे ही बोल दिया जैसे वो बोलते हैं। फिर उस पर वो चाइनीज नाराज हुए और बाकायदा आपने देखा कि रिजॉइंडर आया। उसके बाद से आप देख लीजिए कि चीन ने डीएस्केलेशन का मैसेज जरूर दिया आपको, लेकिन ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े, जो शायद उन्हें कहना चाहिए था और वो कहेंगे। मैं अभी तक ये नहीं कहती कि हम उनसे इस तरीके से मायूस हैं, लेकिन ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और इन मामलात को जो है हमें बड़ा सोच समझ कर इस वक्त अपने आप को उस आइसोलेशन से जो है बाहर वापस खींचना है। और आप ये मत समझिए कि अगर ट्रंप ने कोई इस तरह के कोई ट्रेड बैन लगा दिया, कुछ हो गया, तो आपने रॉबर्ट फिस्क का आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा जहां उसने लिखा है कि वो जो असला इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान में और वो जो अटैक हुआ था बालाकोट में, उस पर इजराइल के फिंगरप्रिंट साफ जाहिर हैं। लिहाजा आप ये न समझे कि ये छोटा मोटा आपके गिर्द शिकंजा तैयार किया जा रहा है। और जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान की हद तक तो सब पार्टीज इसमें शामिल हैं, लेकिन जहां फॉरेन पॉलिसी है उस पर आप जरूर एतमाद में लीजिए अपनी पार्लियामेंट को। इस वक्त आपको सब सपोर्ट करने को तैयार है। और जहां आपको लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये अहम नहीं, बहुत अहम था, ठीक है, लेकिन कीजिए। और ये मत समझिए कि भारत जो है वो पीछे हटेगा। ठीक है, जब तक नहीं वैसे पीछे हटे मोदी इस वक्त जो कल बयान दिया कि हम घर में घुस कर मारते हैं। एक मिनट मुझे आखिरी बात कर ले दीजिए। इस वक्त भी ISPR हमें बता रहे हैं कि चौकन्ना है सब और क्या हो रहा है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा जी हम जंग से दूर, अभी मैं उनका ये बयान सुन के हम जंग से दूर जा रहे हैं, जबकि सदर मुमलिकत ने कहा कि नहीं जी इस जंग का खतरा जो है वो इस वक्त भी हम पर उतना ही है। लिहाजा जो हालात असल हैं वो कौम को बताए जाए, मतलब और अगर हालात खराब है तब भी कौम को बताया जाए। कोई घबराने वाली कौम नहीं, आपके पीछे खड़ी होगी तो आपके ही हौसले बड़े होंगे। तमाम सियासी क़यादतें ऑपोजिशन समेत मुत्तहिद भी हैं। ठीक है, जो हुकूमत है उसका भी काम है कि वजीर दिफा आए और आकर बताएं वजीर दिफा कहाँ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ठीक है, जब कारगिल की जंग हो रही थी, ठीक है, उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और जो DG ISPR थे वो हर थोड़ी देर बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। दानियाल से भी जान लेते हैं, वजीर दिफा कहीं नजर नहीं आ रही। ठीक है, दानियाल काम है कि वो असल मामला जो है उनको कौम को आगाह करे। अगर खराब भी हालात हैं तब भी बताएं, ठीक है, तब भी बताएं ताकि कौम तैयार रहे। और अगर हालात नहीं, वैसे कौम भी तैयार है और ISPR भी इस हवाले से काफी अपडेट रख रहा है सदर में और सदर ठीक है। मुझे मौका दीजिए दानियाल से उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। दानियाल, नेशनल एक्शन प्लान का ये हिस्सा था, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में इस पर उस तरह अमल दरामद नहीं हो पाया, लेकिन अब हो रहा है, एक अच्छा इकदाम है। अगर मुझे आप सिर्फ 3 मिनट देंगी तो मैंने हल्की सी हिस्ट्री बतानी है, क्योंकि आपने जब बोला कि अमल नहीं हुआ। इकरा, जिस साल हमने हुकूमत ली थी उस साल दहशतगर्दी से शहीद होने वाले लोगों की तादाद 13,000 से ज़्यादा थी, और जिस साल हम हुकूमत छोड़ के गए ये पहला साल था कि दहशतगर्दी में शहीद होने वाले लोगों की तादाद 1000 से कम थी। इसमें बेशुमार ऑपरेशन से, वो ज़रब अज़ब हो या सवात ऑपरेशन हो या और छोटे ऑपरेशन हो, जो इसके साथ चलते रहे। और आपने देखा कि इसके जो प्रोग्रेस था वो आपको नजर आया दहशतगर्दी की कमी में। पाक फौज और पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्टर उस वक्त के और पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक पेज पे थी। वो चाहे स्पीकर्स का मामला हो, वो मसाजिद के खुतबों का मामला हो, वो
रावलपिंडी की मसाजिद का मामला हो, उन तमाम में एक पेज में थे और उनके ऊपर काम किया। जब हम बात करते हैं तो हमने इसमें 56 अरब रुपया हमने अफगान फेंसिंग बॉर्डर के ऊपर भी लगाया। लेकिन जब आज फरूख हबीब साहब की पार्टी जब कहती है कि हमने किसी दबाव के तहत या किसी दबाव के तहत के बगैर हम ये अपना इन चीज़ों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, तो हम इससे डिसएग्री करेंगे, क्योंकि ये वो बयानिया था जो मियां नवाज शरीफ का था। ये वही बयानिया था जो हम बार बार कहते रहे कि अगर ऐसा होता है तो वो गलत है और ऐसे लोग हमारे मुल्क में नहीं होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे फरूख हबीब साहब की जो पार्टी थी, उनका बयानिया और उनका जो तर्ज़े बयानिया था वो बरक्स था, जो आज ये बातें करते हैं। और आज अगर आज भी देखें, देर आए दुरुस्त आए, अगर आज भी हम ये एक्शंस नहीं लेंगे तो आपकी जून में आपकी फिर FATF की जब आपकी ग्रे लिस्ट की रिवीजन होगी तो उसमें अगर आपने परमानेंटली अगर आपने नहीं जाना और आपने इकोनॉमिक सैंक्शन से बचना है तो देयर इज नो वे आउट। हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ ऑन बोर्ड हैं और इसको बेहतर तरीके से आगे ले जाना बात है कि कौमी इश्यूज पर सब इस पे हवाले से ऑन बोर्ड है और मुत्तहद हैं और इस हवाले से कोई मज़ामत भी नहीं सामना करना पड़ेगी तहरीक इंसाफ को। फरूख हबीब साहब, मैं चाहूंगी इस पर भी आप कमेंट कर दें। वो वज़ीर मुमलिकत कहते हैं किसी प्रेशर के बगैर ये कार्रवाई की जा रही है। और दूसरा, मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जो है वो मरियम नवाज काफी बरहम दिखाई दी, इंजाइना के उन्हें अटैक हुए और अब खबरें आ रही है उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सर, आप तर्जुमान भी हैं वज़ीर आला पंजाब के, मैं चाहूंगी इस पर भी कमेंट कर दें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी अजीज़ है। हम किसी को भी, किसी नॉन स्टेट एक्टर को, किसी मिलिटेंट को पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, ना ही पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच किसी को करने देंगे, ना पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी किसी को दाव पे लगाने की इजाज़त देंगे। नेशनल एक्शन प्लान ज़रूर बना, लेकिन उसके ऊपर जिस स्पिरिट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। और जो जिम्मेदारी जो है वो सिविलियन इदारों के ऊपर थी, वो आप नंबर्स निकाल के देख लें, उस पर उस तरीके से जो है वो एक्शन नहीं हुआ। आज अच्छी बात है, कंसेंसस का माहौल है, इस कंसेंसस के माहौल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम खुद कार्रवाई करें। क्यों ऐसी तंजीमों को हम खुला छोड़ें जिनके ऊपर जो है, जिनकी एक्टिविटीज़ जो है वो मशकूक हैं, जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। यकीनन उनके खिलाफ जो है वो मौजूदा हुकूमत कार्रवाई कर रही है। हमने उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जो कि अदालती फैसलों के खिलाफ आगे पूरे मुल्क को जैम कर रहे थे। इकरा, मुझे बात मुकम्मल कर लेने देखें। जहां तक रही बात भारत को जवाब देने के हवाले से, देखें पाकिस्तान ने जवाब दिया, भरपूर अंदाज से जवाब दिया। उसी के साथ साथ जो है जंग ना पाकिस्तानी अवाम चाहती है, ना हिंदुस्तानी अवाम चाहती है। वहां पर एक उनका वजीर आज़म है जिसको जंगी जनून है, या जो इंतखाबी इलेक्शन का फायदा इलेक्शन के अंदर हासिल करना चाहता है, ये उनका उस तक का मामला है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उनको पता है पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का, पाकिस्तानी कौम की अज़म का। मैं समझता हूं कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। जहां तक रही मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात, देखें मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो अदालत से सजा हुई, वो जेल में गए। अब अगर कोई भी कैदी है, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, कोई भी है, अगर किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई शिकायत है, तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जितनी भी अस्पतालों के अंदर फैसिलिटीज हैं वो उनके लिए मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। जब भी वो वहां पर जाना चाहें या उनको अगर उनको तकलीफ है उसके ऊपर उनको मूव किया जा सकता है। अभी भी देखें, उससे पहले भी वो जा चुके हैं। अब भी अगर वो कोई कहेंगे अपनी मर्जी का हॉस्पिटल बता दे जहां पर वो इलाज करवाना चाहते हैं, क्योंकि अदालत का फैसला है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। जी ठीक है जी दानियाल, आपके पास ये इत्तला थी कि 4 बार अटैक हुआ। देखिए, हमने बार बार इनको एक चीज बोली कि उनको कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में भेजा जाए। आप उनको और अस्पतालों में तो घुमा रहे हो, कभी एक अस्पताल लेके जाते हो, कभी दूसरे अस्पताल लेके जाते हो। और मियां नवाज शरीफ इसी चीज से नाला होकर वापस जेल चले गए कि अगर उनकी सेहत इन लोगों के लिए इतना मजाक है कि इनके मिनिस्टर्स और इनके लोग ही एक पेज पे नहीं आ सके कि कार्डियोलॉजी पेशेंट को आप ऐसे अस्पताल में भेजते हो जहां कार्डियोलॉजी यूनिट ही नहीं है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ आमरों को आप मुल्क से देते हो, वो मुल्क में बाहर जाके अयाशी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मुंतकिल करती है वो नवाज शरीफ साहब इससे सैटिस्फाई होते हैं या नहीं होते, अब देखना पड़ेगा। साजिद अहमद साहब, आप क्या कहेंगे? मियां नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, उनकी सेहत काफी खराब है, समझते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ नेग्लिजेंस नजर आती है इस मामले में? मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को।
अच्छा, जहाँ तक उनके सेहत के मामलात हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। पाकिस्तान के लोगों की दुआएं, पाकिस्तान में 3 मरतबा वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन मुस्लिम लीग नून से ये है कि आपने गुज़श्ता 70 साल के दौरान 3 से 4 मरतबा पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें की, पंजाब में आपकी हुकूमत रही, आपने पाकिस्तान के अंदर हेल्थ के सेक्टर ऐसे क्यों नहीं बनाए कि जहां एक आम आदमी और जहां पर एक आला आदमी भी वहां अपना इलाज करा सके? क्या वजह है? बहुत शुक्रिया हमें इलाज करवाने के लिए खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि अब जहां उन्हें मुंतकिल किया जाए वहां उनका सही तरीके से इलाज हो और नून लीग जो है वो भी इससे मुतमईन नजर आए। बहुत शुक्रिया फरूक हबीब साहब आपका, पलविशा हमारे साथ मौजूद थी, दानियाल चौधरी साहब आपका और साजिद अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।